नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मदन लाल मधु। कहानियां सुनाता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हर भगवान चावला की लिखी कहानी बादल होती रेत। बेशरम भीमली। कौन बोला? आसपास कोई बंदा न परिंदा। फिर कौन बोला? टीले की रेत ने उसे बेशर्म कहा या सरसों के फूलों ने? भीमली ने चारों ओर नजर घुमाकर देखा। बलराम का कोई अता पता नहीं है। माघ के आखिरी दिन चल रहे हैं। दिन डूबने को है। हवा में ठिठुरन है और वह है कि बेहयाई से बलराम का इंतजार कर रही है। बेशर्म ही तो है। उसे लगता है उसकी प्यास अबूझ है। मन होता है कोई सुदर्शन और जवान मर्द मूसलाधार बारिश सा अजस्र बरसता रहे और वह टीले की रेत सी भीगती रहे। बापू से दूसरे चौथे पिटती ही रहती है। माँ भी कभी कभी हाथ उठा देती है। गालियां तो भीमली रोज ही खाती है, पर वह भी क्या करे, अपने पर काबू ही नहीं रहता। वैसे उसे भी अपनी प्यास का कब पता था? पहली बार उसके विरोध के बावजूद मां ने ही उसे जमींदार दिलावर सिंह का निवाला बनवाया था। मां भी क्या करती? वह अपने पति कांशीराम की दूसरी बीवी थी। कांशीराम को दोनों बीवियों से 5-5 बच्चे थे। घर के 2 हिस्से कर दिए गए थे। दोनों बीवियां अपनी अपनी संतानों के साथ अपने अपने हिस्से में रहती और भीमली का बाप सांझे बिल्ले सा दोनों आंगनों में मंडराता रहता। भीमली अपने भाई बहनों में तीसरी थी। 2 भाई उससे बड़े थे, एक बहन और एक भाई छोटे। फिर अचानक उससे बड़े दोनों भाई 2 महीने के अंतर से एक एक स्वर्ग सिधार गए। अब मां के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि वह भीमली को अपने साथ खेतों में काम पर ले जाए। मां ने ही तो उसे दिलावर सिंह ने मां को बहुत सारे पैसे दिए थे। भीमली तब 16 साल की थी। इतनी छोटी भी नहीं थी कि मां की मजबूरी ना समझती। फिर तो भीमली के चर्चे गांव भर में होने लगे। धीरे धीरे बेशर्म होती गई भीमली। सारे गांव के बूढ़े जवान उसकी ताक में रहते हैं, पर भीमली किसी को घास नहीं डालती। वह अपना साथी अपनी शर्तों पर चुनती है। बलराम आज नहीं आएगा। अंधेरा गिरने लगा है। भीमली गांव की ओर लौट पड़ी। वह सोच रही थी आज फिर बापू की मार पड़ेगी या कम से कम डांट तो जरूर ही पड़ेगी। लड़की है ना, मर्द कितना ही लंपट हो उसे कोई बेशर्म नहीं कहता, पर वह तो खुद की नजर में ही भी बेशर्म है। भीमली ने ऊपर वाले को कोसा, जिसने उसके भीतर इतनी आग भर दी है कि बुझने में ही नहीं आती। एक दिन भीमली के बाप ने अपने कंधों से भीमली का बोझ उतार फेंका। संतोखी गांव का मंगतू राम भीमली से 14 साल बड़ा था। एक खेतीहर मजदूर जिसके लिए इससे पहले कोई रिश्ता आया ही नहीं। अनगिनत प्रेम कहानियों की नायिका भीमली के किस्से 20 कोस तक मशहूर थे। मंगतू राम के कानों तक भी ये किस्से पहुंचे थे। आज वही भीमली किस्सों से बाहर निकलकर उसकी सेज पर विराजमान थी। मंगतू राम ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। नानी की कहानियों की परियां क्या इससे ज्यादा सुंदर थी? नहीं, हो ही नहीं सकती। एकदम पद्मावती का रूप। उस रूप को देख मंगतू राम कांपने लगा। भीमली को छूने के लिए बढ़ा हाथ हवा में ही लटका रह गया और फिर अचानक वह उसके पांव में गिरकर रोने लगा। भीमली ने मंगतू राम को देखा, अमावस से भी काला, चेहरे पर कई घूमड़, मुंह से बाहर निकल झूलते दांत।
नानी की कहानियों का राक्षस क्या इससे ज्यादा बदसूरत था? नहीं, हो ही नहीं सकता। उस रूप को देख बिमली को उबकाई आने लगी। उसकी असीम प्यास जाने कहां गायब हो गई। जिंदगी के दिन कटने लगे। मंगतूराम रोज खेत जाता और आता, रोज उसे मुग्ध नजरों से देखता। रोज बारिश होती, बिमली के भीतर की प्यासी रेत चट्टान हो गई थी। बारिश का पानी ऊपर से बह जाता, उसे पता भी ना चलता। और फिर एक दिन उसे लगा चट्टान की सख्त परत को कोई खुरच रहा है। उसके भीतर की रेत सांस लेने लगी है। रेत की आंखें किसी बादल को देख चैन खो बैठी हैं। मंगतूराम का भांजा मोहन अपने मामा के पास रहने आया था। इमली को लगा भगवान को उस पर दया आ गई है, जो ही तो इतना सुंदर लड़का भेजा है, बिल्कुल उसके सपनों के मर्द जैसा। मोहन उससे 2-1 साल बड़ा ही था। खिलता गेहुआ रंग, तीखी नाक, चट्टान जैसा कड़ा बदन, वह भी उसे मामी की नजरों से कहां देखता था। कुछ ही दिनों में आकाश बादलों से पट गया। मूसलाधार बारिश बरसने लगी। प्यासी धरती जी भर भीगने लगी। किन्हीं गहन गुफाओं में समा चुकी प्यास चारों तरफ से गुफा की दीवारें तोड़कर उमड़ पड़ी। ऐत के आखिरी दिन रहे होंगे। सरसों निकल रही थी। मंगतूराम रात को 9-10 बजे घर लौटता था। उस दिन घर लौटा तो पाया कि बिमली और मोहन दोनों ही घर पर नहीं हैं। अनायास उसके मुंह से निकला, चिड़िया पिंजरा तोड़कर उड़ गई। उन दोनों के बीच क्या रिश्ता बन रहा है, इसका अंदाजा उसे था, पर उसने सोच लिया था फंस ही गए तो फटकना कैसा। और फिर जिस जाल में वह फंसा था, वह जाल था भी तो बहुत सुंदर। उसके भाग्य में ऐसी परी, बाप रे, वह 100 जन्मों तक ऐसे रूप की कल्पना नहीं कर सकता। उससे हाथ धो बैठे तो रोटियों से भी जाए। वह जानता था बिमली उसे पसंद नहीं करती भी कैसे। कहां वह नाजुक हिरनी, कहां वह उसके गले में पड़ा बुंडा सा लठ। भांजे से रिश्ता रखने पर उसे कोई आपत्ति नहीं थी। सोचता था घर की बात घर ही में रहे, इसलिए उसने कभी अपने शक को जाहिर नहीं होने दिया। उस रात वह घर में भूखा ही सो रहा और उन दोनों के लौट आने का झूठा इंतजार भी करता रहा। अगले दिन उसने अपने रिश्ते के भाइयों को घटना से अवगत करवाया। सब संभावित जगहों पर उन्हें ढूंढा गया। गांव में ऐसी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। पहले लोगों में कानाफूसी शुरू हुई, फिर डंके की चोट, चटखारे लेकर बिमली के घर से भाग जाने की कहानी उसके इतिहास की कथा सहित कही जाने लगी। तीसरे चौथे दिन पुलिस में रपट दर्ज करवा दी गई। कहीं कोई सुराग मिलने पर पुलिस की सूचना आती, टाटा सूमो गाड़ी की जाती। मंगतूराम, उसका एक चचेरा भाई, सरपंच का बेटा तथा एक पंच खोज में निकल पड़ते और फिर निराश वापस लौट आते। 2 महीने बीत गए, पर न बिमली मिली न मोहन। हर बार गाड़ी का किराया मंगतूराम के ही जिम्मे था। अब तक हजारों का कर्ज उस पर चढ़ चुका था। अब तो वह मन ही मन चाहने लगा था कि पुलिस को कोई सुराग ही ना मिले। इतना कर्ज वह चुकाएगा कैसे? बारिश हो रही थी। मंगतूराम की छत टपकने लगी थी। वह कच्छा पहने छत पर खड़ा मिट्टी और भूसा डालकर उस छेद को भरने की कोशिश कर रहा था जहां से पानी चू रहा था कि तभी छाता ओढ़े सरपंच का कारिंदा घर के अंदर घुसा। इधर उधर देखकर उसने आवाज लगाई, मंगतू रे, कठे है तू? ऊपर हूं, के कहे है? तने सरपंच बुलावे, अब्बी थाने शू कोई संदेशो आयो है। मंगतूराम का माथा ठनक गया। कहीं फिर से कोई सुराग तो नहीं मिल गया। गए 1000-2000 पानी में। वह छत से नीचे आकर बोला, तू चाल, मैं कपड़ा पहन के आऊं? ना,
सरपंच कहो है सागे ही ले आई। धोती कुर्ता पहन मंगतूराम उसके साथ चल पड़ा। दोनों सरपंच के घर पहुंचे। उसके राम राम करने के पहले ही सरपंच बोल पड़ा, तेरो भाणजो अब और शू पकड़ो गयो है, थे चारों जना अब भी अब और रवाना हो जाओ। रास्ते में चौकी पर थाने पुलिस तैयार मिलेगी। पुलिस ने सागे ले गए, जितनी जल्दी हो सके पहुंचण की करो। गाड़ी राजू कर ली है। अब कहने सुनने को कुछ भी बचा नहीं था। चुपचाप दरवाजे पर खड़ी गाड़ी में जा बैठा। चचेरे भाई को बुलाने का अवकाश भी न मिला। आज गाड़ी में वे तीन थे, मंगतूराम, सरपंच का बेटा और पंच किरसन। चौकी से तीन पुलिस वाले बैठ गए। रास्ते में 2 बार चाय आदि के लिए गाड़ी रुकी जरूर, पर भीमले की बात किसी ने ना छेड़ी। अबोहर थाने में पहुंचने पर पंजाब पुलिस ने जो बताया उसका सार यह है। पंजाब में चुनाव के चलते जगह जगह पुलिस के नाके लगे थे। परसों चुनाव से पहले का दिन था और आशंका थी कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गाड़ियों में रुपए भर भर कर इधर उधर ले जाए जा सकते हैं। अबोहर से 20 किलोमीटर दूर एक जीप को जब रुकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर उसे तेजी से भगा ले गया। पुलिस की ओर से वायरलेस द्वारा यह सूचना तमाम थानों में दी गई। घंटे भर में जीप पकड़ी गई। जीप पर 2 लोग सवार थे। तलाशी लेने पर जब कुछ भी न मिला तो पुलिस को आशंका हुई कि अफीम या रुपए इन लोगों ने कहीं छुपा दिए हैं। पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछताछ की तो मोहन ने कबूल किया कि उसके पास रुपया या अफीम कुछ नहीं है। उसे तो यह डर था कि पुलिस कहीं उसे मामी वाले केस में न पकड़ ले, इसलिए वह भाग गया था। जो मोहन ने बताया है उसके अनुसार वह 3 दिन मलोट के पास किसी गांव में अपने एक दोस्त के घर पर रुका था। वहां उसने भीमली का परिचय अपनी पत्नी के रूप में दिया था। 3 दिन बाद दोनों ने मिलकर भीमली को फिरोजपुर के किसी गुरदेव सिंह को 60,000 रुपए में बेच दिया था। योजना यह बनी कि इन दोनों को साथ लेकर गुरदेव सिंह को काबू में किया जाए। थानेदार भला मानुस था। उसने मंगतूराम से गाड़ी करने के लिए नहीं कहा, बल्कि पुलिस की गाड़ी में ही उसे उस थाने की पुलिस बैठी। दोनों लड़कों को थाने से बाहर लाया गया। मोहन को देखते ही मंगतूराम उस पर टूट पड़ा। उसे लात घुसों से मारता जाता और बड़बड़ाता जाता, तने थोड़ी भी शर्म को नहीं आई? मैं जानू तेरो भी सांगे प्यार हो, पर तै बीने धोखो दियो। अरे बा के बेचण की चीज है के तो कुत्ते की मौत मरसी के बेरो बा के हाल में होवेगी रे कूतिया। पुलिस वालों ने उसे अपना गुस्सा निकाल लेने दिया। शाम तक गुरदेव सिंह काबू में आ गया, पर भीमली उसके पास नहीं थी। उसने उसे नाभा के एक आदमी को बेच दिया था। नाभा वाला आदमी गिरफ्तार हुआ, पर भीमली नहीं मिली। उसने उसे आगे पटियाला में बेच दिया था। भीमली पटियाला में भी नहीं मिली। पटियाला से उसे आगे लुधियाना में बेचा गया था और लुधियाना से अमृतसर में। अब यह केस बड़ा हो गया था। मंगतूराम के साथ जब चौथे दिन पुलिस अमृतसर के ठिकाने पर पहुंची तो काफिले में पंजाब पुलिस की 3 गाड़ियां थी। घर को घेर लिया गया। पुलिस की गाड़ियों के रुकते ही 3-4 लोगों के पीछे की दीवार फांदकर भागने की सी हलचल हुई। पुलिस के बहुत सारे जवान उनके पीछे दौड़े। 2 जवानों ने घर के सारे दरवाजे खोल दिए। एक कमरे में एक पलंग पर भीमली लेटी थी, बिल्कुल नंगी और नीम बेहोश। चादर उसके पैरों के पास पड़ी थी। पंच ने तुरंत उसके शरीर पर चादर डाल दी। भीमली ने हाथ झटका, चादर दूर जा गिरी। सरपंच के बेटे राजू ने चादर फिर से उड़ा दी। उसने फिर हाथ झटका तो राजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। ए भीमली, पिछाणों कोनी के कौन हूं मैं? उसका सिर जरा सा हिला।
आंखें राजू पर गड़ गई, जिसे पहचान रही हो। फिर बोली, कौन है तू? उसकी गर्दन तकिए पर गिर गई। जाहिर था वह खूब गहरे नशे में है। मंगतूराम को पहले तो उस पर दया आई, फिर घिन हो आई। कितने लोगों ने उसे नंगा देखा है। राजू और पंच गांव में जाकर क्या क्या बताएंगे। उसने मुंह फेर लिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। पुलिस भीमली को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने दवाइयां वगैरह तो दे दी, पर कहा कि इसको लंबे समय तक नशा खिलाया गया है। 15-20 दिन में यह नशे के असर से बाहर आ पाएगी। भीमली को गांव लाया गया। सारा गांव उसका पता लेने आया। 15-20 दिन में वह सामान्य हो गई। उधर वह सामान्य हुई, इधर मंगतूराम घर छोड़कर चला गया। बाद में पता चला कि वह किसी गांव के मंदिर में बाबा मंगत दास बनकर रह रहा है। भीमली ने किसी को उसे वापस लेवा लाने के लिए नहीं कहा। वह अब अकेली थी। घोर नरक भोगने के बाद नितांत अकेली। उसे जीना था और जीने के लिए उसे काम करना था। वह लोगों के खेतों पर काम करने जाने लगी। उसके भीतर प्यासी रेत अब भी किरकिराती थी, पर अब भीमली उस रेत की एक नई इच्छा से परिचित हो रही थी। अब वह रेत किसी भी बादल के टुकड़े, किसी भी झरने की धारा या किसी भी पोखर के पानी से बुझने को तैयार नहीं थी। उसे अब किसी ऐसे बादल की चाहत थी जो उसके पास आए तो उसमें समाकर उसी का होकर रह जाए, हवा के संग उड़कर दूर न चला जाए। गांव भर के युवक उसके घर के सामने से ललचाती नजरों से देखते गुजर जाते, पर वह आंगन से बाहर झांकने भी न आती। कितने ही माध्यमों से उसके पास हजारों रुपए के प्रस्ताव आए, पर उसने किसी की ना सुनी। अपने में आए इस अजीब बदलाव से उसे हैरानी होती थी। वह हाड़ तोड़ मेहनत करती और संतुष्ट रहती। उसका गांव के केवल एक घर में आना जाना था। यह घर बंसी नाम के एक मजदूर का था। बंसी के घर एक भैंस थी। हर सुबह हर शाम उसके घर 10-15 लोग दूध लेने आते। भीमली भी उसके घर से ही दूध लेती, जरूरत पड़ने पर पैसे या अनाज भी। बंसी गांव का सबसे मजाकिया आदमी था। आदमी क्या, उसी का हम उम्र लड़का ही था। गांव की किसी भी औरत से कैसा भी मजाक कर लेता, कोई उसका बुरा नहीं मानती। भीमली से भी वह खूब खुला हुआ था, पर आज तक उसने कभी उसकी आंखों में जहरीले सांपों को तैरते नहीं देखा। वही एक आदमी है जो उसे अपना सच्चा हमदर्द लगता है। उसकी बीवी भी उतनी ही दयालु और मानवीय है। इस घर में भीमली का मन लगता है। दूध लेने आती है तो बहुत देर तक यहीं बैठी रहती है। उसके बच्चों के साथ खेलती रहती है। यहीं आकर उसे लगता है कि वह बिल्कुल अकेली तो नहीं है। कभी जब वह जल्दी जाने को होती है तो बंसी उसे इसरार करके बिठा लेता है। एक शाम जब वह दूध लेने आई तो बंसी ने उसे बताया कि 2-3 महीने पहले संदीप नाम के एक आदमी ने अपने गांव में जमीन खरीद कर कपास बोई थी। उसे कपास की खुदी यानी गुड़ाई के लिए 3 मजदूरों की जरूरत है। उसने अपनी हामी तो भर ली है। शंकर की बहू को भी कह दिया है, अगर भीमली राजी हो तो वह भी उनके साथ चले। खेत का मालिक भला आदमी है, नकद दिहाड़ी देगा। आगे भी काम पड़ने पर सबसे पहले हमें ही काम के लिए कहेगा। भीमली को बंसी पर अटूट विश्वास है। उसने तुरंत ही हामी भर दी। अगले दिन वह बंसी के साथ संदीप के खेत में गई। संदीप ट्यूबवेल के पास खड़ा था। उनकी तरफ उसकी पीठ थी। राम राम चौधरी साहब, बंसी ने कहा तो वह घूमा। शंकर की बहू और भीमली ने भी राम राम कहा। तुरंत ही भीमली ने महसूस किया
कि उसकी आंखें उस चेहरे पर से हटने को तैयार नहीं हैं। वह कुछ देर अब पलक उसे देखती रही। संदीप ने भी उस पर से नजरें नहीं हटाई। फिर अचानक भीमली जैसे शर्मा कर खेत की तरफ मुड़ गई। सारा दिन वह खोदी करती रही, पर उसके भीतर कुछ उमड़ता रहा। बार बार आग पाने का सा एक गोला उसके सीने से उठकर कंठ तक आता रहा। शाम को घर लौटकर वह आंगन में बैठी तो मन बेचैन होने लगा। चारपाई पर अधलेटी होकर उसने आंगन के कीकर पर आंखें गड़ा दी। एक कागज का टुकड़ा कीकर की शूलों में फंसा था। हवा चलती तो फड़फड़ाने लगता, कभी तन कर टहनी से चिपक जाता, टहनी से अलग होता तो बदहवास दिखने लगता। वह तब तक कागज की बदहवास फड़फड़ाहट को देखती रही जब तक अंधेरा नहीं गिराया। आंगन से भीतर आई तो मन काबू में नहीं था। वह संदीप के चेहरे को मन से निकाल ही नहीं पा रही थी। बिना कुछ खाए ही वह सो गई। संदीप की सूरत नींद में भी उसके साथ रही। वह रात उसे अपनी जिंदगी की सबसे लंबी रात लगी। अगले दिन फिर वही खोदी का काम। भीमली की आंखें बार बार उस ओर उठ जाती जिस ओर संदीप के होने की संभावना होती। 5-6 बार संदीप उन लोगों के पास आया, कभी पानी के लिए, कभी थोड़ा आराम कर लेने की हिदायत देने, या कभी यूं ही मौसम की बात करने। वह आता तो भीमली उसी को देखती रह जाती। चला जाता तो बंसी से संदीप और उसके परिवार के बारे में जानकारी लेने लगती। बंसी ने ही उसे बताया कि वह अभी कुंवारा है। उसके साथ उसके माँ बाप तथा उससे छोटा एक लंगड़ा भाई है जो गांव के अड्डे पर रेडियो टेलीविजन का काम सीख रहा है। आज सुबह आने पर उन्होंने दूर वाली क्यारी में बड़ी बड़ी मूंछों वाले जिस आदमी को देखा वह संदीप का बाप है। वह कभी कभी खेत में चक्कर लगाने आता है। इन लोगों ने गांव में ही अभी एक मकान किराए पर लिया है। कोई अच्छा सा घर मिला तो खरीद भी लेंगे। वह संदीप के बारे में ही बातें करते रहना चाहती थी, पर और क्या पूछती। इसी तरह 4 दिन बीत गए। चौथे दिन शाम को जब लौटने लगे तो शंकर की बहू को बंसी ने आगे निकल जाने दिया। अब बंसी और भीमली पीछे रह गए थे। भीमली अनमनी थी और थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़कर देख लेती। बंसी ने पूछा, की बात है भाभी, संदीप बिना जी कोनी लागे कि इसी कोई बात कोनी, तू भी अच्छो मजाक करे। खा मेरी कसम, संदीप तने अच्छो कोनी लागे। कसम गी के बात है, मेरे सामने झूठ ना बोल, मैं सब जानू हूं। के जाना है तने रात ने नींद कोनी आवे। नींद तो तेरे बिना संदीप ने भी कोनी आवे। वो भी तेरी खातिर बावलो होयो फिर है। सच्ची तने की बिरो बना आप ही बतायो हो। अब तू भी तेरे मन की कह दे। भीमली कुछ नहीं बोली। पूरी देह पसीने में तरबतर हो गई। चेहरे को हथेलियों में ढांप कर रेत पर बैठ गई। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद उसने सहारे के लिए बंसी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। बंसी ने उसे उठाया। उसने देखा कि भीमली के होंठ कुछ कहने के लिए हिल रहे हैं, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही है, मानो उसकी जबान किसी ने कस कर तालू से चिपका दी हो। उस रात संदीप उसके घर आया। उस रात भीमली का पोर पोर अनिर्वचनीय आनंद से भीगा। उसे लगा वह हवा है, जल भरे बादल में लय होती हुई, उसी का हिस्सा बनती हुई। उस दिन के बाद भीमली अक्सर हवा होकर बादल में लय हो जाती। संदीप और भीमली की प्रेम कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। इससे बिरादरी ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। एक गैर बिरादरी का लड़का उनकी बिरादरी की इज्जत को सरेआम लूट रहा था। यह असहनीय था।
संदीप को घेरने की योजनाएं बनने लगी। और फिर एक दिन रात लगभग 11 बजे साइकिल पर बस्ती में प्रवेश करते संदीप को बिरादरी के 10-12 लोगों ने घेर लिया। शोर ने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। लोग समझ गए कि शोर किस बस्ती से आया है। आज जरूर गांव में कुछ होकर रहेगा। अपने घर बैठी भीमली का दिल शोर सुनकर किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। वह दरांती उठाकर शोर की दिशा में दौड़ पड़ी। पहुंचकर देखा तो संदीप अकेला उन लोगों का मुकाबला कर रहा था। उस पर धड़ाधड़ लाठियां बरस रही थी। भीमली ने भीड़ में घुसकर दरांती लहरानी शुरू की। 2-4 लोग चोट खा गए। इस अचानक हुए हमले से अचकचाए लोग संदीप को छोड़कर दूर हट गए। भीमली दरांती लहराती भीड़ को चुनौती दिए जा रही थी। आओ भैंचो, कौन हाथ लगावे इन्हें, आज चीर के बाहर काट दूंगी। आओ, है कि कोई मां को जामेड़ो। उसने लोगों की तरफ घूमकर जो दरांती हवा में लहराई तो पल भर में ही मैदान खाली हो गया। अब उस जगह पर वह और संदीप अकेले थे। उसने संदीप को देखा। सिर पर कोई चोट नहीं थी। उसने राहत की सांस ली। पीठ और हाथों पर लाठियों की मार के निशान थे। यह कोई विशेष चिंता की बात नहीं थी। भीमली संदीप को घर ले आई और उस दिन के बाद किसी की भी हिम्मत संदीप को रोकने की नहीं हुई। जब गांव सोया होता, बादल उमड़कर अपनी रेत के पास जा पहुंचता और फिर बादल रेत हो जाता और रेत पानी। 3 बरस बीत गए। एक दिन सुबह 10 बजे के लगभग बंसी ने सुना खेत के ट्यूबवेल पर संदीप को करंट लगा है और उसकी मौत हो गई है। इन दिनों भीमली ने गांव के पश्चिम में 3 एकड़ जमीन किसी जमींदार से आधे हिस्से पर ले रखी थी। इसी जमीन में एक क्यारी ज्वार उसने बोई थी। इस वक्त वह अपनी भैंस के लिए ज्वार काटने उसी खेत में गई थी। यह खबर उसे देना बंसी को जरूरी लगा, पर इस खबर को सुनाने की वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक बार तो उसने सोचा कि उसे अपने आप पता चल जाएगा, पर अगर वह खेत से देर से लौटी तो, संदीप का अंतिम संस्कार जल्दी हो गया तो, अंतिम बार वह संदीप का मुंह भी नहीं देख पाएगी। उसने फैसला किया कि वह खेत में जाकर भीमली को संदीप की मौत की खबर देगा। वह तुरंत ही खेत की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि भीमली ज्वार काट चुकी है और ज्वार की ढेरी के साथ सटी कुछ गुनगुना रही है। बंशी की आंखें भर आई। कदमों की आहट सुनी तो भीमली का गाना बंद हो गया। उसे देख चौंक कर पूछा, तू आज किया रास्तों भूल गयो? तने मिलन आ गयो, तेरी याद आई तो मैं सोचो आजो करो और सुना। भीमली, एक बात बता, जे संदीप मर जाए तो कौन है बिना मारनियो? हैं तू मारेगो के? इसो भुंडो मजाक फेरना कर दे, जान छू मार दूंगी। बंसी ने देखा भीमली और उसके हथेली में कसी दरांती थर थर कांप रही थी। ठीक उसी समय भीमली ने देखा कि बंसी की आंखों से बादल बरस रहे हैं। वह एकदम से डर गई। दरांती एक तरफ फेंक उसने बंसी के हाथ पकड़ लिए। के बात होगी बंसी, तू रोवे क्यों है? के बिजली पड़ गई? तेरो संदीप करंट ले मर गयो, इयो फालतू के बिजली पड़ेगी। और फिर उस खेत में चीत्कार भर गया। ज्वार में अटखेलियां करती चिड़ियां उड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। भीमली कभी बंसी से चिपकती तो कभी ज्वार के तिनका तिनका बिखरते ढेर से। घंटा भर बाद जब चीत्कार थम गया तो मरघटी शांति पसर गई। बंसी भीमली को थाम कर घर ले चला। भीमली ने स्वयं को यह कहकर उससे छुड़ा लिया कि मैं अपने सहारे चल लूंगी। घर पहुंचकर भीमली ने बंसी को दरवाजे से ही विदा करते हुए कहा,
संदीप गी अर्थी निकले तो मने बता गे जाई। शाम का समय था। संदीप की अर्थी घर से निकलकर शमशान की राह पर आ गई थी। सैकड़ों लोग अर्थी के साथ थे। अचानक सबने देखा, सामने राह रोके भीमली खड़ी है, जैसे साक्षात काली माँ। काली माँ का ओजस्वी स्वर गूंजता है, अर्थी नीचे धर दो। सम्मोहन पाश में बंधे चारों कांधे अर्थी नीचे रख देते हैं। सन्नाटे में जकड़े शव यात्रियों ने देखा। भीमली ने शव के मुंह पर से कपड़ा हटाया, मुंह को कई बार चूमा, मुंह ढका, पैरों के पास आ गई और अपनी चूड़ियां फोड़ दी। प्रणाम किया और फिर संदीप की मां के गले लगकर जो रोई तो लोगों के पैरों तले की मिट्टी कांप गई। रास्ते के पेड़ों के पत्ते गिरने लगे, हवाएं सिर पटकती रही और भीमली के रुदन ने आकाश पाट दिया। संदीप को गए 1.5 साल हो गया है। उसका लंगड़ा भाई राजेंद्र हर महीने 2 महीने में भीमली के सामने गुहार लगाता है, भाई तो अब गयो, अब तू एकली, मैं भी एकलो, फिर मेरा सागे। भीमली हर बार यही उसकी बात को हंसते हुए काटती है और कहती है, अरे 1.5 टांग गा लंगड़िया, तू तो के भगवान भी संदीप की जगह को नहीं ले सके। और फिर उसकी आंखों में बादल उतर आता है। हर बार इस बादल में राजेंद्र अपने भाई संदीप को देखता है। उस समय भीमली उसे कोई देवी नजर आती है कि जैसे उसे छूने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आप सभी दोस्तों का, मित्रों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।